हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूवली स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन आवृत्ति बीज पादपों में जनन मीन्स रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम पहले देखेंगे कि एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्ति बीज जो है वो एकमात्र फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। इनमें ही केवल पुष्प यानी कि फ्लावर्स आते हैं। इनमें पुष्प तो आने की वजह से इसमें आपको पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख सकते हैं। इसमें दो जनरेशन्स होती है, एक होती है बीजाणुउद्भिद यानी कि स्पोरोफाइटिक और दूसरी होती है गैमेटोफाइटिक यानी कि इसको कहते हैं युग्मोद्भिद। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो जनन अंग होता है वो उसका होता है पुष्प। पुष्प में भी मुख्यतः उसमें होता है उसका नर युग्मक यानी कि मेल गैमेटोफाइट और मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। आवृत्ति बीज यानी कि एंजियोस्पर्म में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, जिसमें एक प्रकार है अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अब हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही युग्मक या एक ही पेरेंट्स यानी कि जनन करता है उसको हम अलैंगिक जनन या असंग जनन कहते हैं। मीन्स ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व इन ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस। इसमें जो मुख्य विधि आती है वो है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन और दूसरी है अनिश्चित बीजता यानी कि अगैमोस्पर्मी। कायिक जनन जो होता है ये दो प्रकार से होता है। इसमें होता है एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन यानी कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो होता है उसमें जो जनन होता है उसमें मुख्यतः तीन विधियां यानी कि कर्तन कटिंग लेयरिंग यानी कि दाब लगाना ग्राफ्टिंग यानी रोपण का उपयोग किया जाता है। कर्तन भी दो प्रकार का होता है, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग यानी कि स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन यानी कि स्टेम कटिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी प्लांट यानी कि पौधे का एक स्तंभ यानी कि स्टेम जो पोर्शन होता है उसका टुकड़ा लिया जाता है जिसमें उसके नोड्स यानी कि गांठें बीच में हो। जो टुकड़ा होता है ये 20 से 30 सेंटीमीटर का होता है और इसको काटकर जमीन के नीचे डाल दिया जाता है। डालते वक्त ध्यान दिया जाता है इसके जो नोड्स जो है यानी कि इसके जो गांठें हैं उन गांठों के ऊपर क्या किया जाता है कि कोई भी पादप वृद्धि नियामक यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जो हार्मोन जैसे कि ऑक्सीजन जिबरलिंस है उनका छिड़काव किया जाता है ताकि आसानी से इसमें जड़ें आ सके। इसका एग्जाम्पल है गन्ना जो आसानी से वृद्धि इस करता है। उसके बाद है अंगूर, गुलाब, बेगोनिया, गुड़हल, डोरेंटा। ये जो होता है इनका हम स्तंभ कर्तन की स्टेम कटिंग से वृद्धि कर सकते हैं। मुख्यतः हम गन्ने के लिए ही इसका उपयोग लेते हैं। उसके बाद इसमें आता है मूल कर्तन। मूल कर्तन में जो पौधा होता है उस पौधों को जड़ों के जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को अपस्थानिक यानी कि इसकी जो नेचुरल पोजीशन होती है वहां से के अलग जगह से इसको ग्रो किया जाता है और ये जो टुकड़े होते हैं इनको सीधी तरह से जमीन पे डाला जाता है जिससे इसमें स्प्राउट यानी कलिकाओं का निर्माण होता है और उन कलिकाओं से आगे चलकर नए पौधे का निर्माण होता है।
जैसे कि इसमें हम नींबू, अमरूद, सेब, चेरी आदि पादपों में मूल कर्तन यानी कि रूट कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम 10 से 13 सेंटीमीटर जितना लंबा टुकड़ा जो होता है उसको लेकर उसमें कटिंग करते हैं। आगे आता है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग में भी माउंड लेयरिंग करते हैं। माउंड लेयरिंग में तने जो स्टेम होता है, स्टेम को हम झुका के जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और जमीन के नीचे डालते वक्त उसके ऊपर की जो छाल होती है उस छाल को हम गोलाकार तरीके से काट कर उसको वहीं से जमीन के नीचे मुड़ा दिया जाता है। जमीन के नीचे मुड़ाते वक्त उसमें जहाँ से हमने छाल कट की है उस पोर्शन पे जड़ें आते हैं और उसके बाद उन जड़ों की वजह से वहाँ पर जो न्यू प्लांट ग्रो करता है उससे पहले हम वहाँ पर कुछ पादप वृद्धि नियामक जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जैसे हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं। ये हम चमेली, मोगरा, अमरूद इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको आसानी से जमीन में डालते हैं। जब यहाँ पर जड़ें आनी स्टार्ट हो जाती है तब हम उसको उसके पेरेंट्स यानी कि जनक प्लांट से अलग कर देते हैं, जिससे कि दोनों प्लांट स्वतंत्रता से ग्रोथ करते हैं। ये हम अनार में भी कर सकते हैं। आगे है वायुदाब या गुटी लगाना अर्थात एयर लेयरिंग और गुटी। इसको हम ऐसे बड़े वृक्षों में कर सकते हैं जिनकी हम तने को आसानी से झुका नहीं सकते हैं। इसमें दिखाया गया है आपको कि अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो किस तरह से वृद्धि कर रही है और अपस्थानिक जड़ों ने वृद्धि करने के बाद उस प्लांट को हमने क्या किया है, यहाँ पर उसके जनक पादप से अलग कर दिया गया है। और जनक पादप से अलग करने के बाद वहाँ पर दोनों अलग अलग प्लांट यानी कि पौधे की तरह वृद्धि करेंगे। ये बहुत ही फास्ट होता है। इसके लिए हम इसको तिरछा काटते हैं। जो इसकी जो छाल होती है इसको हमें गोलाकार पार्ट में कट करनी होती है और नॉर्मल देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर जितने लंबे होने चाहिए, जिसमें हम जीभ यानी कि जीवा के साइज का, जीवा के आकार का यानी कि वी शेप का कट लगाते हैं। अब हम देख रहे हैं गुटी या वायुदाब। गुटी और वायुदाब में क्या किया जाता है कि इसमें जैसा बड़ा पौधा होता है जिसकी तना जैसे अनार वगैरह है, जिसका तना हम जमीन के नीचे नहीं दबा सकते, ऐसे पौधे जिसको हम काष्ठ या वुडी प्लांट्स कहते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो तना होता है उसके चारों ओर की छाल को हम रिंग यानी वलय आकार में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसके ऊपर मॉस या फिर हम रुई को लपेटते हैं या गीली मिट्टी को लपेट के रख देते हैं। उसके बाद इसकी ऊपर की टहनी के ऊपर हम एक मटका लगाते हैं जिसमें नीचे से छेद बना होता है और उसमें से एक रस्सी निकाली जाती है। उस रस्सी को जो हमने मिट्टी या मॉस लगाया है उसके ऊपर चारों तरफ लपेट देते हैं। रस्सी में हम पानी डालते हैं जिससे कि क्या होता है कि उस रस्सी से बूंद बूंद पानी उस जहाँ पर हमने मिट्टी लगाई वहाँ पर आता है और वहाँ पर हम नॉर्मली कुछ जो पादप वृद्धि नियामक है उनका छिड़काव भी करते हैं, जिससे कि जहाँ पर हमने मिट्टी या कॉटन लगाया था वहाँ पर अपस्थानिक जड़ों का फॉर्मेशन होता है और अपस्थानिक जड़ों का फॉर्मेशन होने के बाद हम उस पोर्शन को वहाँ से कट करके जमीन के नीचे लगा देते हैं। जमीन के नीचे लगाने के बाद वो जो पोर्शन था उससे हमारा नया प्लांट ग्रो कर जाता है, जो हम आसानी से कर सकते हैं। आगे आता है हमारा कलम लगाना। कलम में हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ही जीनस के यानी कि एक ही वंश के या अलग अलग वंश के प्लांट्स को हम
आसानी से लगाकर उसको हॉर्टिकल्चर में यानी कि उद्यान विज्ञान में हम आप उपयोग में ले सकते हैं। इससे हम एक ही पौधे के ऊपर अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स, कलरिंग फ्लावर्स, जैसे कि वाइट रेड मिक्स फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, या एक ही प्लांट पर हम अलग अलग वैरायटी के फूड्स भी ग्रो करा सकते हैं। इसको हम कहते हैं कलम। इसमें हम दो अलग अलग स्पेसीज और जेनेरा के प्लांट्स को लेकर उनको एक साथ जोड़कर इससे हम बनाते हैं, जिसमें एक जो पोर्शन है जिसको हम जमीन के नीचे लगाते हैं वो अलग प्लांट का लिया जाता है, और जिसको ऊपर आता है वो अलग लिया जाता है। जमीन के अंदर डालने वाले प्लांट को हम स्कंद यानी कि स्टॉक कहते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन को सियॉन यानी कि कलम कहा जाता है। इसमें भी अलग अलग विधियां हैं, जैसे कि इसमें है विप और टंग ग्राफ्टिंग यानी कि जीभी या जीवारोपण, दूसरा है वेज ग्राफ्टिंग यानी कि फच्चोरोपण, और तीसरा है क्राउन। फर्स्ट है विप या जीभ या जीवारोपण। इसमें किसी भी जो पौधा हमने लेना है उसके दोनों स्टॉक एंड सियॉन यानी कि स्तंभ और कलम दोनों के पोर्शन हमारे सेम होने चाहिए, दोनों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, और उसमें हमें जैसे कि इसके नाम में दिया है विप यानी कि वी शेप आकार में उसको कट करना होता है। वी शेप आकार में कट करने के बाद जो उसका स्तंभ यानी कि जो स्टॉक होता है उसको हम जमीन के नीचे डालते हैं, और उसके ऊपर वाला जो सियॉन है उसको उसके ऊपर आराम से जोड़ देते हैं। फिट करने के बाद इसको हम दोनों को हमें टाइटली बांध कर रखना होता है। इससे जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं हमारे लिए, और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों से मतलब ये जो प्लांट है उसमें बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रहती है। इसके ये 3 प्रकार, टंग, वेज एंड क्राउन ग्राफ्टिंग। फर्स्ट टंग ग्राफ्टिंग जिसको हम कहते हैं जीवारोपण। ये जो अभी बताया इसमें दोनों जो होते हैं स्तंभ और कलम दोनों एक ही डायमीटर के होते हैं, और इनकी लंबाई लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर जितनी ली जाती है। दोनों में सेम प्रकार का यानी कि वी शेप का एक कट लगाया जाता है और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ने के बाद इनको आसानी से और टाइटली ज्वाइन किया जाता है, इनके इसको कसकर बांध दिया जाता है। सेकंड है वेज यानी कि फच्चर। इसमें जो होता है इसमें भी दोनों जो होते हैं स्टॉक और सियॉन यानी कि स्तंभ और कलम दोनों की साइज सेम होती है, और इनमें बीचों बीच वी शेप का कट लगा दिया जाता है। आगे है किरीट यानी कि मुकुट रोपण। इस विधि में एक ही स्टॉक पर बहुत सारे सियॉन यानी कि एक ही स्तंभ पर बहुत सारे कलम को आप जोड़ सकते हैं, जिससे कि दिखने में मुकुट जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इसमें जो होता है उसमें आपने जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है इसको एक ही स्टॉक में बहुत सारे कट किए हैं, जिसमें सियॉन यानी कि कलम जोड़ी गई है, और उसके बाद इनको टाइट करने के बाद उसको ग्राफ्ट पैक से जोड़ा गया है। आगे है कलिका रोपण। कलिका रोपण में यानी कि जो कलिका होती है उसको किस तरह से ऐड किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जो स्टॉक यानी कि जो स्तंभ होता है उससे एक अच्छे गुणों वाली कली को निकाला जाता है, और जो सियॉन है जो स्तंभ है उस पर टी शेप का कट लगाया जाता है। कट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि जो स्तंभ है उसका जाइलम और फ्लोएम को कट ना लगे। उसके बाद जो आपने कली निकाली है उसको उस टी में फिट करने के बाद उसको कसकर बांध दिया जाता है धागे से, जिससे कि वहाँ से अलग ना हो। उसके ऊपर मोम लगाया जाता है, और 3 से 4 सप्ताह के बाद वो जो कली होती है उसमें जड़ें यानी कि रूट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद इसको यहाँ से अलग करने के बाद हम उसको उद्यान में यानी कि हॉर्टिकल्चर में उपयोग में ले सकते हैं। Thank you for the watching.